नमस्कार साथियों, और मैं अतुल भारत। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का जो भी पेपर हुआ था पिछले साल नवंबर में, नवंबर दिसंबर में जो डेट आई थी, दिसंबर के आसपास में जो था, 4-5 दिसंबर के आसपास में, उस पेपर का आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यूजीसी नेट का और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किसी कैंडिडेट का ये क्वेश्चन पेपर है जिसके आज हम आंसर लगाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, और जानेंगे कि किस प्रकार से यूजीसी नेट प्रश्नों को पूछता है। ठीक है, तो ये पेपर 2 है पॉलिटिकल साइंस का, और आपके सामने है यहाँ पे क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक उदारवादी है। मैं आपको बता दूं कि सेट वगैरह इसमें नहीं होता है। इसमें बिल्कुल एक अलग तरीके से सीबीटी पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, बट क्वेश्चन आईडी सबकी सेम होती है और वहां पे ऑप्शंस होते हैं। तो जब रिस्पॉन्स शीट मिलती है उस समय हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन पेपर आता है, तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है। ठीक है, बस क्वेश्चन आईडी आपको पता लगती है और फिर आपको आंसर भी उसी से चेक करने पड़ते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक उदारवादी है। और इसमें जो आंसर दिया गया था वो जो ऑप्शन है वह एच.जे. लास्की, हर्बर्ट स्पेंसर, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक है। और इसका सही जो उत्तर है वह एच.जे. लास्की है। ऑप्शन ए इसका सही है, और जिन्होंने आंसर दिया ये भी बिल्कुल सही आंसर दिया था। ठीक है, तो जो आंसर गिवन यहाँ पे दिया गया है ये कैंडिडेट द्वारा आंसर गिवन है, बट राइट आंसर जो है वह हमें जो आंसर की मिलती है उसमें पता लगता है, और आंसर की के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे कि किस प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा रियासतें देने वाली विदेश नीति को अपनाया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इंद्र कुमार गुजराल, आई.के. गुजराल आप लोगों को पता है, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और ऑप्शन डी वीपी सिंह। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वह इंद्र कुमार गुजराल है। इंद्र कुमार गुजराल जी ने पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा रियासतें देने वाली विदेश नीति को अपनाया था। और यहाँ पे जो आंसर दिया गया है जिनका पेपर था वह गलत है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि जो मैं बता रहा हूँ आपको आंसर की के अकॉर्डिंगली जो कि यूजीसी नेट ने दी है उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जैसे गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, तो हमें इन 2 स्टेटमेंट्स में से बताना है कि दोनों सही है, एक सही है, गलत है, क्या है। ठीक है, तो नीचे दिए गए 2 कथन है। कथन एक है कि सामाजिक संरचना, मूल्य और अभिवृत्तियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्रभावित हुई हैं। बिल्कुल हुई है कि भैया वैश्वीकरण जो है, ग्लोबलाइजेशन के कारण काफी सारी चीजें प्रभावित हुई है, और वैश्वीकरण में विभिन्न सामाजिक समूहों की सांस्कृतिक पहचान और उनके सामाजिक सौहार्द को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया है। वही चीज जो ऊपर बोली है वही चीज नीचे बोल दी, बस घुमा के बोल दी, बस समझने की बात है। और इसमें वही है ऑप्शन कि पहला ऑप्शन ए में 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन बी में 1 सही है बट दूसरा गलत है, या एक दोनों गलत है, इस प्रकार से है। बट इसका जो सही उत्तर है वह ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट्स राइट हैं। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं अभी बुक्स आ गई हैं। ठीक है, बुक्स या थ्योरी आ गई है, थ्योरी आ गई है और विचारक आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, दोनों ही चीजें हैं। यहाँ पे ऑप्शन लिस्ट 1 ए.जी. फ्रैंक, कार्ल डब्ल्यू ड्यूच है, मिकाइल गोर्बाचेव है, मॉर्टन कैप्लन है, और यहाँ पे ग्लासनोस्ट है, सिस्टम थ्योरी है, कम्युनिकेशन थ्योरी है, डिपेंडेंसी थ्योरी है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर आप मिकाइल गोर्बाचेव के से यहाँ पे हम जो है वह पकड़ सकते थे कि मिकाइल गोर्बाचेव की जो थ्योरी है खुलेपन की, ठीक है, ग्लासनोस्ट की जो थ्योरी है वो मिखाइल गोर्बाचेव की है। तो आप C1 से यहाँ पे पता कर सकते हैं। यहाँ पे जो सही कूट है, यहाँ पे जो नीचे आप देख सकते हैं कि, बट इसमें क्या है कि इसमें और भी चीजें आपको जो है वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपने एक तो करेक्ट कर लिया। आप देखिए ए का 4th है। ठीक है, यहाँ पे ए का 4th है। ए.जी. फ्रैंक ने जो है वह निर्भरता के सिद्धांत की बात की है। ए का जो है वह 4th हो जाएगा। ठीक है, 4th हो जाएगा। और यहाँ पे बी का जो है, यहाँ पे बी का 3 हो जाएगा। कार्ल डब्ल्यू ड्यूश ने संचार सिद्धांत की बात की है। ठीक है,
और यहाँ पे डी का, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे डी मिखाइल गोर्बाचेव हमने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। और एजी फ्रैंकफर्ट का हमने निर्भरता सिद्धांत किया है। मार्टिन कापलन का जो है वह प्रणाली सिद्धांत आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपको पता लग गया। आप स्क्रीनशॉट लेके आप लिख भी सकते हैं। ये थ्योरीज है, इनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, और प्लीज थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से सीधे भारतीय राज्य व्यवस्था और लोकसभा से प्रश्न आ गया, संसद से प्रश्न आ गया है कि किन भारत में के निम्नलिखित राज्यों में से किन में लोकसभा में समान प्रतिनिधि हैं। मतलब लोकसभा में किन किन राज्यों से समान सीटें आती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि देखिए चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में तो फर्क है, ठीक है। दिल्ली में तो 7 लोकसभा की सीटें हैं, बट चंडीगढ़ और पुदुचेरी में तो आपको पता है कि बिल्कुल ही ये जो चीजें अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, उत्तराखंड, नागालैंड, हरियाणा की भी ठीक नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा, इन तीनों ही राज्यों में 2-2 सीटें अलॉटेड है लोकसभा की, ठीक है। तो ऑप्शन जो ये है ये बिल्कुल इसका सही है कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा जो है ये तीनों ही राज्यों में 2-2 सीटें, और ये इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग को जाना जाता है? फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग is famous for which one of the following theories? So first है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, नौकरशाही सिद्धांत, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, मानव संबंध सिद्धांत, लीडरशिप थ्योरी, नेतृत्व सिद्धांत और मोटिवेशन थ्योरी, अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस आ गए हैं कि कौन कौन सी इसमें बोला गया है। तो आपको बता देता हूँ कि अभिप्रेरणा सिद्धांत जिसे कहते हैं मोटिवेशन थ्योरी, ठीक है। मोटिवेशन थ्योरी इज अ राइट आंसर। इसका जो सही उत्तर है वह मोटिवेशन थ्योरी है, ठीक है। अभिप्रेरणा सिद्धांत है जो कि फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन ऑर्डर ऑफ देयर एक्वेरेंस, ठीक है। तो भारतीय विदेश नीति के निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं लाहौर बस कूटनीति, लुकिस्ट नीति, लुक ईस्ट नीति मतलब पूर्व की ओर देखो, गुजराल सिद्धांत और पोखरण 2 परमाणु विस्फोट। अगर आपको उनमें से 2 भी पता है ना, तो भी आप इसमें जो है वो पकड़ सकते हैं कि आप ये देखिए कि इसमें जो अगर इसमें आप ये देखेंगे कि सबसे एंड में अगर इसमें देखा जाए तो लाहौर बस है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जो सबसे लास्ट में है वो लाहौर बस है, ठीक है। वो 2000 के बाद में अटल जी की सरकार के आसपास हुआ था। उससे पहले 1998 में, ठीक है, 98 में पोखरण हुआ था। तो डी और ए अगर आप देख पाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी है, BCDA, ठीक है, BCDA। बी सबसे पहले लुकिस्ट पॉलिसी, उसके बाद में गुजराल सिद्धांत, उसके बाद में ये पोखरण नीति, पोखरण में परमाणु विस्फोट हुआ दूसरा, और उसके बाद में लास्ट में लाहौर बस कूटनीति। ये हमारे इसमें रहेगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। निम्नलिखित समितियां किसे सिविल सेवा परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा हेतु नियुक्त किया गया है? Which one of the following committees was appointed to review the civil services examination system? देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप ना बहुत आराम से पकड़ सकते थे, क्योंकि देखिए अशोक मेहता और LM सिंघवी तो आपको पता है कि पंचायती राज से जुड़ी हुई है, ठीक है। और संथानम कमेटी भी इससे नहीं जुड़ी हुई, संथानम कमेटी भी किसी दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। मुझे भी एग्जैक्ट मैं आपको बता नहीं पा रहा, मुझे वर्ड याद नहीं आ पा रहा, लेकिन आप देखेंगे सतीश चंद्रा कमेटी जो है ना वह बिल्कुल तीनों चीजों से अलग है। तो सिविल सेवा परीक्षा के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सतीश चंद्रा समिति इसका सही उत्तर है। उसकी समीक्षा हेतु नियुक्त इसको किया गया था, ठीक है। तो अगला आ गया, थोड़ा सा हम इसमें आगे पीछे हो गए क्वेश्चंस में, और यहाँ पे प्रश्न है कि उदारवाद के विकास चरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है कि सकारात्मक उदारवाद, समतावादिता, नकारात्मक उदारवाद और स्वेच्छातंत्रवाद। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आरोही क्रम में बताना है। आरोही क्या होता है? आरोही बढ़ता हुआ, अवरोही घटता हुआ।
तो आरोही बढ़ते हुए क्रम में मतलब सबसे पहले क्या आया, फिर उसके बाद क्या आया, फिर उसके बाद क्या आया, बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले नकारात्मक उदारवाद आया। ठीक है, आप यहां से इसको पकड़ सकते हैं, नकारात्मक उदारवाद के कारण सी सबसे पहले आया। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे कि सकारात्मक उदारवाद आता है, फिर समतावादिता होती है, और लास्ट में स्वेच्छा तंत्रवाद आता है जिसमें लिबर्टेरियनिज्म आता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन जो बी है, सी ए बी डी, ये बिल्कुल सही है। 25405 जो इसका कोड है, ये वाला इसका सही है। ठीक है, अभी यहाँ पे दो कथन है, इनमें से आपको बताना कि दोनों से कौन सा सही है, कौन से गलत है। पहला कथन है कि हॉब्स का दायित्व सिद्धांत शारीरिक है क्योंकि प्रजा संप्रभु की आज्ञा का पालन दंड के डर से करती है। और दूसरा है कि हॉब्स के प्रति जो हॉब्स की प्रकृति के नियम जो है कि हॉब्स की प्रकृति के नियम स्वहित के विवेकपूर्ण अनुसरण के बारे में सलाह मात्र नहीं थे, बल्कि ये नैतिक नियम थे जो कर्तव्यों का विधान करते थे, और ये अनिवार्य थे क्योंकि इसकी आज्ञा ईश्वर द्वारा दी गई थी। आपको पता है, ठीक है, कि ईश्वर और प्रकृति समाजी संबंध सिद्धांत के हॉब्स लॉक एंड रूसो जो प्रतिपादक हैं, तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, दायित्व सिद्धांत शारीरिक है क्योंकि प्रजा संप्रभु की आज्ञा का पालन दंड के डर से करती है, ये भी, और दूसरा कथन भी इसका सही है। तो ऑप्शन ए इसके जो है वो राइट है। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, आर करेक्ट। अभी यहाँ पे जुडिशरी से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है। ठीक है, कारक नहीं है मतलब सुधार का एक कारक नहीं है। अब ये देखिए कि कहने का मतलब क्या है कि आप ये देखिए कि इसमें अगर आप समझ में भी नहीं आ रहा तो आप ये देख सकते हैं कि कौन से चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब देखिए प्रक्रियात्मक कानून में कमी या दोष होना। ठीक है, एक ही आप पकड़िए, जनहित याचिका। ऑप्शन है तीसरा, कोर्ट प्रक्रिया और प्रबंध व्यवहार की पुरातन प्रवृत्ति, न्यायिक प्रक्रिया का धीमा होना और पहुंच से बाहर होना। ठीक है, अभी देखिए ये तीनों जो है ना, ये सुधार के कारक हैं कि प्रक्रियात्मक कानून में कमी या दोष होना। ठीक है, उसमें ये सुधार का एक कारक है, सुधार इसमें होना चाहिए। लेकिन जनहित याचिका जो है ये ऑलरेडी जो है इसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है। पब्लिक जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक जो नहीं है, ठीक है, ये है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि नहीं है पूछा गया, अगर कारक होता कि कौन सा कारक है, तो ये बाकी तीनों जो है वो कारक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका ये वाला सही है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत में कैबिनेट मिशन को किस उद्देश्य के लिए भेजा गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय सरकार की स्थापना, सत्ता के हस्तांतरण हेतु संवैधानिक व्यवस्था करना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता का दमन करना, और ऑप्शन डी अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा प्रांतीय असेंबली द्वारा एक संविधान सभा का चुनाव। ठीक है, तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसके अंदर जो प्रश्न है, ठीक है, कि क्यों आया था कैबिनेट मिशन जो है वो क्यों आया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कि ए डी, ए बी डी, ए बी सी, ए बी सी डी। आपको डी तो बिल्कुल पता ही होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चुनाव जो था संविधान सभा के लिए ये आए थे, तो डी तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि और क्या क्या इसमें सही है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता का अब दमन करने की बात हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता का दमन करना था ही नहीं। ठीक है, इनका काम कैबिनेट मिशन का सीधे सीधे था। इनको ये कैबिनेट मिशन यही सोच के आई थी कि भैया सत्ता का हस्तांतरण करना है, इनको संविधान बनाने दो और भारतीयों को, और इनको जैसे इनका राज चलाना है ये चलाए। तो कैबिनेट मिशन का कार्य ये था कि अब ये सत्ता का हस्तांतरण करने आए थे और राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने आए थे। तो ए बी डी जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता का दमन करना इनका जो कोई ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। हम ऑप्शंस के थ्रू पता लगा पाते हैं इस चीज को। ठीक है, और इस वीडियो का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन ही है, इसके बाद में हम वीडियो को विराम देंगे और नेक्स्ट अलग उसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे, क्योंकि इस वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और आप लोगों को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है।
तो इसमें क्या है कि आप ये देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हैंस जे मॉर्गन के पर्यायवाद के सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, हैंस जे मॉर्गन के पर्यायवाद, ठीक है, द रियलिज्म के सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत नहीं है। प्राय रियलिज्म, ठीक है, राष्ट्रीय हित शक्ति के संदर्भ में सदैव परिभाषित होता है। ठीक है, क्या बोला गया है इसमें कि जो राष्ट्रीय हित है शक्ति के संदर्भ में सदैव परिभाषित होता है। बिल्कुल सही बात है। राजनीति गतिविधि एक स्वायत्त क्षेत्र है, और उसके बाद में है कि राजनीतिक सार्वभौमिक नैतिक मूल्य द्वारा शासित होती है। ठीक है, राजनीति सार्वभौमिक नैतिक मूल्य द्वारा शासित होती है। राजनीति मानव स्वभाव में सन्निहित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि मुख्य सिद्धांत नहीं है पूछा गया है। ठीक है, और इसमें जो चीज है आप ये देखिए, राजनीति सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित होती है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए सार्वभौमिक यूनिवर्सल की बात नहीं है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी आप ये देखिए कि आपको सबसे पहले अपने देश के हितों की बात रखनी होती है। ठीक है, तो राजनीतिक पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज, ये गलत है। बाकी जो तीनों है, ठीक है, वह सिद्धांत है, सिद्धांत नहीं है ये वाला। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे आपको पता लग गया। तो यहाँ पे वीडियो जो है, यहाँ पे जो ये मैंने आपको पहले बताया कि जो नीचे आंसर्स गिवन है ये नहीं आपको देखने हैं, आपको जो हम लोगों ने आंसर बताए हैं, ठीक है, जो हम आपको आंसर बता रहे हैं, क्योंकि ये जो आंसर है ये यूजीसी नेट के आंसर की के द्वारा, जो ऑथराइज आंसर की है उसके द्वारा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे इसमें ना एक चीज और है कि एक क्वेश्चन और है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि प्लेटो के निम्नलिखित मूल पाठों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये था कि कब कब कैसे कैसे आया। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल है, बट आपको ये तो पता है कि अपोलॉजी, रिपब्लिक, लॉज और स्टेटमेंट्स उसके प्लेटो के बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, चारों के चारों। ठीक है, और अभी बस इसका ये वाला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मैं आपको बता देता हूँ कि बिल्कुल सबसे पहले अपोलॉजी आया है। ठीक है, उसके बाद में गणराज्य रिपब्लिक आया है, और उसके बाद में स्टेट्समैन्स आया, और सबसे लास्ट में यहाँ पे विधि आया, लॉज आया। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, जो 409 वाला जो ऑप्शन है ये इसका सही है, ABDC। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा फायदा करेगा मेरे ख्याल से, और आगे आने वाले पेपर्स में भी आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हमसे जुड़ी हुई ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और हम ऐसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आते रहेंगे, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ाई कर सके और आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यूजीसी नेट के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। थैंक यू।